वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सरसाइज मिलन की। तो इंडिया हाल ही में अपना सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज मिलन करने वाला है, जिसमें 46 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। क्वाड की चारों कंट्रीज में आएंगी और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को भी इसमें इनवाइट किया गया है। ये मिलन 1995 में स्टार्ट हुआ था और इस पूरे रीजन की जितनी नेवीज हैं उनको साथ लाती है। पहले पोर्ट ब्लेयर में हुआ करता था, अब ये शिफ्ट कहाँ हो गया है? विशाखापट्टनम में। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या अब जो एक्सरसाइज मिलन है वो पोर्ट ब्लेयर में होता है या विशाखापट्टनम में। ऐसे कंफ्यूजन अगर आए तो काफी इजिली पता होना चाहिए, नहीं अब ये शिफ्ट होकर विशाखापट्टनम जा चुका है। पोर्ट ब्लेयर में जगह कम पड़ती थी, विशाखापट्टनम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, इसीलिए ये किया जाता है। अब इंडियन ओशन लिटरल स्टेट की यहाँ बात हुई है, साउथ ईस्ट एशिया से भी बुलाया गया कंट्रीज को। तो कौन से स्टेट है इंडियन ओशन लिटरल रीजन में, जरा बताइए मुझे। क्या सेशल्स इसका पार्ट है, क्या मालदीव्स इसका पार्ट है या नहीं? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज अजय वॉरियर के बारे में है। इंडिया और यूके की ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज रही अजय वॉरियर। ये अभी उत्तराखंड में हुई है। ये इसका 6th एडिशन था। दोनों देश आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी बेहतर करें और एक्सपर्टीज को शेयर करें। जो एक्सपीरियंसेस गेन किए जाएंगे उनका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के ओवरसीज एंगेजमेंट में किया जा सकता है जहां पर दोनों देश एक साथ इन्वॉल्व हों। ये एक्सरसाइज यूके और इंडिया में अल्टरनेटिवली होती है। लाइक इस बार उत्तराखंड में हो गई है तो अगली बार फिर से यूके में होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जुरिस्डिक्शन के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन को थोड़ा एक्सपेंड किया। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके ऊपर जिम्मेदारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगता हुआ हमारा जो भी बॉर्डर है उसे सिक्योर करने की। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करते हैं, जरूर से ध्यान रखिएगा। 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। उसी चीज को संज्ञान में लेते हुए 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ को स्टैब्लिश किया गया ताकि वो इन बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। अब आप देखिए कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर जो पाकिस्तान का रीजन है, तो इंडिया में जो पंजाब की लोकेशन है वहां पर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे सिक्योर करने की जिम्मेदारी इनके पास आ जाती है। फर्दर यहां पर बांग्लादेश है, तो आसाम में जो बांग्लादेश का बॉर्डर टच करता है और इधर वेस्ट बंगाल में जो बॉर्डर टच करता है, इसे सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ के पास ही है। इन दैट केस एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए इन्हें किसी के ऊपर शंका है या कोई सस्पेक्ट है, वो उसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉर्डर एरिया से भागकर थोड़ा इंटीरियर में चला जाए। अगर वो इंटीरियर में 15 किलोमीटर से ज्यादा चला गया तो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा। अब उसे पकड़ने के लिए वो वहां की लोकल पुलिस से कंसल्ट करें, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें। फर्दर जो लोकल पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती बीएसएफ के साथ, कई बार कम एफिशिएंट साबित होती है, तो उस व्यक्ति के बच निकलने की संभावना रहती है। यह समस्या बीएसएफ काफी लंबे समय से फेस कर रहा है। इसी समस्या का निदान यहां पर किया गया है। कैसे, आप समझिए। मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के पास अपने खुद के कैडर के ऑफिसर्स होते हैं। हालांकि जो हेड होते हैं उन्हें डायरेक्टर जनरल ही कहा जाता है और वो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। जो नए मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन जो पहले महज 15 किलोमीटर हुआ करता था बॉर्डर एरिया से, उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब अब वो 50 किलोमीटर अंदर तक अरेस्ट और सर्च कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन उन्हें आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में मिला है। सिमिलरली अगर गुजरात की बात करें तो यहां पर उनके जुरिस्डिक्शन को थोड़ा कम किया गया। वहां पर इनके पास 80 किलोमीटर तक का एरिया इनके जुरिस्डिक्शन में आता था बॉर्डर के बाद, या बॉर्डर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, उसे घटाकर 50 कर दिया गया। कुल मिलाकर यूनिफॉर्मिटी लाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सभी बदलाव करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1968 का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 के बारे में है। ये इंडिया और यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन इंश्योर करता है। हाल ही में यूएसए के अलास्का में चल रहा है 15 से 29 अक्टूबर के बीच में। एक्सरसाइज लार्जेस्ट रनिंग ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ये इसका 17वां एडिशन था। ये दोनों कंट्रीज में अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 7 डिफेंस पीएसयूज के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 7 नए डिफेंस पीएसयूज को। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो उसका डिसोल्यूशन किया गया था उसकी 41 एंटिटीज को, उन्हीं को क्लब करके ये पीएसयूज रीफ्रेम किए गए हैं। जून 2021 में
यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि एक प्लान जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारपोरेटाइजेशन के बारे में था, ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थोड़ा और स्पेसिफिक होकर बढ़िया से काम कर सके। इस प्लान के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जो 41 फैक्ट्रीज को रन करता है, उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे 7 नए पीएसयू आ जाएंगे। हर पीएसयू का एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग रोल होगा। उन्हें जो काम असाइन किया जाएगा वो उसमें स्पेशलिटी अटेन करके करेंगे। जो 41 फैक्ट्रीज रही हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, उन्हें सब्ज्यूम कर दिया जाएगा इन 7 नई कंपनियों में। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगे। यहाँ पर जो 7 नए डीपीएसयूज हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AWE। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिचुएटेड है। ये छोटे आर्म्स एंड वेपन्स बनाएंगे आर्म फोर्सेस के लिए और पुलिस के लिए। दूसरा है अवनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, तमिलनाडु के चेन्नई में सिचुएटेड है। ये सातों डिफेंस पीएसयूज यानी कि डीपीएसयूज में सबसे बड़ा है। जो हमारा नेक्स्ट पीएसयू है दैट इज GIL ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, ये कानपुर में रजिस्टर्ड है और टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं। IOL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड उत्तराखंड के देहरादून में, ये इलेक्ट्रिक मशीनरी और जो सामान है वो बनाएंगे। MIL म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, ये महाराष्ट्र के पुणे में होगा, जनरल पर्पस मशीनरी बनाएंगे। TCL ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड कानपुर में बेस्ड है। ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए सभी प्रकार की क्लोथिंग यानी कि अपैरल तैयार करेंगे, एक्सेप्ट ऐसे अपैरल जो फर से तैयार होते हैं उनको छोड़कर। और सातवां है यंत्र इंडिया लिमिटेड, YIL महाराष्ट्र के नागपुर में सिचुएटेड होगा। सेल जो एमिनिशंस के होते हैं उनके कंपोनेंट्स ये मैन्युफैक्चर करेंगे। आर्टिकल एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल के बारे में है। हाल ही में गोरखा राइफल्स को, जो कि इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, गोल्ड मेडल दिया गया है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में, जो यूके के वेल्स में कंडक्ट करवाई गई थी। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल को यूके की आर्मी ऑर्गेनाइज करती है। इसमें इंडिया के साथ साथ कई अन्य देशों के स्पेशल फोर्सेस भी हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट किया जाता है ह्यूमन इंड्योरेंस का। जब आर्मी टफ सिचुएशन में होती है तो वो धैर्य से काम ले पाती है अथवा नहीं। टीम स्पिरिट का, क्या आप एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बढ़िया परफॉर्मिंग आर्मी विंग्स होती हैं उन्हें अवार्ड भी किया जाता है। दैट्स वाई इसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक्स भी कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया भर की मिलिट्रीज हिस्सा लेती हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान जो टीम्स होती हैं उनका असेसमेंट किया जाता है कि उन्होंने हार्श टेरेन में कैसे परफॉर्म किया, वो कोल्ड वेदर कंडीशन में बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ पाए अथवा नहीं। उन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशन के सामने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए एक्सपोज किया जाता है। टफ सिचुएशन सामने रखी जाती हैं और देखा जाता है कि आर्मी उसे कैसे हैंडल कर रही हैं या फिर कैसे रिएक्ट कर रही हैं। इंडिया की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया गया इंडियन आर्मी की गोरखा विंग के द्वारा या गोरखा राइफल्स के द्वारा। 96 टीम्स टोटल इसका हिस्सा थी, जिसमें 17 इंटरनेशनल टीम्स थी जो अलग अलग कंट्रीज से, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस थी वो यहाँ पर आई थी। इंडियन आर्मी को गोल्ड मेडल दिया गया उनकी नेविगेशन स्किल के लिए और ओवरऑल फिजिकल एंड्योरेंस के लिए, और किस तरीके से उन्होंने पेट्रोल ऑर्डर्स की डिलीवरी करी और बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में है। हाल ही में चाइना ने फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट फायर किया। इससे पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई मचा। कारण यह है कि ऐसा पहली बार है कि किसी देश ने इतने बड़े स्केल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। यह मिसाइल एक रॉकेट के माध्यम से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी गई। उसके बाद इसने धरती का एक पूरा चक्कर लगाया और अपने टारगेट को मिस कर गया। 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर ही ये हिट कर पाया। मिस कर गया कोई बात नहीं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करना अपने आप में बड़ी बात है। चाइना से पहले आज तक ये किसी ने नहीं किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब क्या है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल कर सकती है। साउंड की स्पीड को कहा जाता है मैक। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होगी वो 5 मैक या उससे ज्यादा होगी। अगर आप थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो ये मिसाइल 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। बहुत ही तेजी से ट्रेवल करेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स 2 तरीके की हो सकती हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। आप इन्हें जो वर्तमान की क्रूज मिसाइल्स हैं उनका एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हैं। दूसरा होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल, जो अभी चाइना ने टेस्ट फायर किया।
ये रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं। इन्हें रॉकेट से पहले लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, फिर ये रॉकेट से ये मिसाइल लॉन्च होती है। अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाकर अपनी स्पीड से 5 मैक के ऊपर की स्पीड से ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इनकी कोई फिक्स्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री नहीं होती। यूएस, रसिया और चाइना जैसे देश इस प्रकार की मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है। सितंबर 2020 में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को, जिसकी कैपेबिलिटी जो थे वो 6 मैक की थी। फर्दर 2020 में एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल भी टेस्ट किया गया। काइंड ऑफ फैसिलिटी है हैदराबाद में, जहां पर एक फैसिलिटी तैयार की गई है, एक ट्यूब या विंड टनल आप कह लीजिए, जहां पर वैक्यूम होगा। वहां पर हम 5 से 12 मैक की स्पीड के मिसाइल्स को टेस्ट फायर कर सकते हैं। वो अभ्यास के बारे में है। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या है ये? देखिए, अब इसकी जो फ्लाइट टेस्ट है उसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। इसे नाम दिया गया है हीट, जिसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। उड़ीसा का जो चंडीपुर का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहीं पर इसे टेस्ट किया गया है। सबसे पहले तो अभ्यास क्या है? अभ्यास एक ड्रोन है, जिसे आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूएवी भी कहते हैं। इसे इंडिजीनियसली हमने डेवलप किया है, खुद ही बनाया है, किसी की मदद नहीं ली है। इसका हम करेंगे क्या? कई बार हमें मिसाइल्स को टेस्ट करना होता है। मिसाइल्स को इस तरीके से टेस्ट करना होता है कि अगर उनके सामने कोई फाइटर जेट आ जाएगा, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या वो उसको हिट कर पाएंगे? तो टेस्ट करने के लिए हमें किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हिट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक टारगेट की तरह वर्क करेगा। बताओ, मैं अगर किसी मिसाइल को टेस्ट करना है तो हम अभ्यास, ये जो ड्रोन है, इसे छोड़ देंगे। अब ये अपनी वेलोसिटी के साथ उड़ता हुआ जा रहा होगा और फिर हम मिसाइल से इसे हिट करके देखेंगे कि हमारी मिसाइल जो मूविंग टारगेट्स हैं उन्हें हिट करने में कैपेबल है या नहीं है, एरियल टारगेट्स को हिट करने में कैपेबल है या नहीं है। इसे डीआरडीओ की ही एक जो विंग है, एडीई, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने डेवलप किया है। फीचर्स में देखिए, एक स्मॉल गैस टरबाइन इंजन है। इसकी वजह से ये लंबे समय तक सबसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, मतलब साउंड से कम स्पीड को सबसोनिक स्पीड कहा जाता है। इसमें एमएसएमई बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, मतलब ये अपने आप, अगर आपने टारगेट सेट कर दिया है तो अपना मूवमेंट डिसाइड कर सकता है। इसे लैपटॉप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, अगर चाहें तो फुली ऑटोनॉमस है। अगर आपने इसका पाथ, इसकी स्पीड को डिटरमाइन कर दिया है तो वो अपने हिसाब से फ्लो करता रहेगा। फर्दर आप चाहें तो इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। आर्टिकल अग्नि 5 के बारे में है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया। ये एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी हमला कर सकती है। काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है। मामला ये है कि हमने इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ? हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास अग्नि 5 है, जिसकी रेंज ऑफिशियली 5500 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर करने का क्या मतलब हुआ? देखिए, मामला ये है कि डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर। अग्नि 5 को फॉर द फर्स्ट टाइम 2012 में ही सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद से ही हमारे पास अग्नि 5 है। लेकिन जो टेस्टिंग हुई है वो डीआरडीओ ने की है। अभी तक इसकी 7 फेज में टेस्टिंग हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक हमने इसका यूज़र ट्रायल नहीं किया था। यूज़र ट्रायल का मतलब यह है कि डीआरडीओ तो सक्सेसफुली इसे टेस्ट कर रहा है, लेकिन जिसे इसे हिट करना है, लाइक इंडियन नेवी को मान लीजिए अग्नि 5 का इस्तेमाल करना है, तो वो भी तो टेस्ट करेंगे ना कि हम हिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो ये सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, इट वॉज काइंड ऑफ यूज़र ट्रायल, ठीक है। और इसे कंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो डीआरडीओ थोड़ी हिट करेगा, तब तो इंडियन नेवी को, आर्मी को हिट करना होगा ना। तो इसलिए ये यूज़र ट्रायल है। और जो यूज़र ट्रायल हुआ है, इसने अपने टारगेट को सक्सेसफुली 5000 किलोमीटर पे पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट किया। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ ये भी चल रहा है कि पहले अग्नि मिसाइल की, अग्नि 5 की जो रेंज थी वो 5500 थी और उसे अभी घटा के इन लोगों ने 5000 कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना तो ये बोलता है कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर है। हम ऑफिशियली इसे क्लेम नहीं करते, ऑफिशियली हम 5500 बोलते हैं। अब 5500 हमारी रेंज है, हम उतना मार सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ट्रायल करते वक्त हम उतना ही मारे जितनी उसकी रेंज है। हम थोड़ा कम करके भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये 5 किलोमीटर का हमने टारगेट हिट किया है। ये उसकी कैपेसिटी नहीं शो करता, मतलब अगर हम करना चाहें तो 5500 भी हिट कर सकते हैं, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर दें। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये यूज़र ट्रायल है। अग्नि 5 तुम्हारे पास 2012 से ही है।
ये रोड मोबाइल है, मतलब आप रोड पर इसे आसानी से किसी व्हीकल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इवन एक ट्रक में। और मिसाइल्स का एक कैनिस्टर होता है जिसमें मिसाइल्स को रखा जाता है। इससे एक तो आप उन्हें सेफ रख पाते हैं, दूसरा इन कैनिस्टर्स में से इन्हें हिट भी किया जा सकता है। 50,000 किलोग्राम का इसका लगभग वेट है, 1.75 मीटर ये ऊंचा है। ये लगभग पूरा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप का, कुछ अफ्रीका का कवर करता है, तो काफ़ी बढ़िया है। 2014 में प्रश्न आया था, अग्नि 5 पे नहीं अग्नि 4 पे आया था। पहला तो यह है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, दूसरा यह है कि लिक्विड प्रोपेलेंट से ये से फ्यूल करते हैं, और तीसरा यह है कि 7500 किलोमीटर रेंज है। तो ये तो देखिए ऑफिशियली तो अग्नि 5 की भी नहीं है, तो 4 की तो आप काट ही दीजिए। 3 जैसे ही काटेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, वन ओनली। ये सॉलिड फ्यूल्ड है, लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है इसमें, केवल सॉलिड भी है, तो केवल पहला वाला सही है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईसीजीएस सार्थक के बारे में है। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ओपीवी, जो समंदर के किनारे देख रेख करते हैं, किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रोकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है। अभी हाल ही में इसे कमीशन किया गया है गोवा में। इंडियन कोस्ट गार्ड को ये मिल गया, अब वो इसका इस्तेमाल करेंगे। आईसीजीएस सार्थक इंडिजीनियसली बिल्ट है, हमने खुद ही बनाया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। 105 मीटर लंबा है, 2450 टन इसका वेट है। यहाँ पर देखिए, हाँ, और ये 9100 किलोवाट डीजल इंजन चाहिए, मतलब डीजल चाहिए होता है जिसके जरिए प्रोपेल होता है। इतना बड़ा इसका इंजन है जो इस पूरे शिप को प्रोपेल करता है, चलाता है। ये 26 नॉट्स की स्पीड मैक्सिमम अचीव कर सकता है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर, मशीनरी सब लगी है, जो कि यूजुअली किसी भी ऑफशोर पेट्रोल वेसल में होती है। कैपेबल है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर इस पे लैंड कर सकता है, हाई स्पीड बोट इस पे रखी जा सकती है, और एक इनफ्लैटेबल बोट भी, वो जो हवा भरने जैसा होता है जिसमें आप रेस्क्यू कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके ना। फर्दर अगर मान लीजिए कोई पोल्यूशन फैला, लीकेज हो गया ऑयल वगैरह का, तो उसे भी मैनेज करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सर्विलांस, सर्विलांस करने के लिए, कोस्टल सिक्योरिटी और बाकी ड्यूटीज के लिए अपना काम करेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में। रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया है जिन्होंने हेल्प की थी मिलिटेंट्स की सीआरपीएफ के कैंप में ग्रेनेड फेंकने में। आइए अब समझते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। देखिए, जो भी पर्सन मिलिटेंट की किसी भी तरह से मदद करता है उसे हम कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर। जैसे मान लीजिए कोई सेफ हाउस प्रोवाइड करता हो, पैसेज प्रोवाइड करता हो, या किसी तरह का मैसेंजर या इंफॉर्मेंट की तरह काम करता हो मिलिटेंट्स के लिए, तो इन सभी को हम कह देते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। कई बार इन्हें हम मिलिटेंट विदाउट वेपन्स भी कहते हैं। और यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जिनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स से हम डील कर सके। जैसे ऑपरेशन ऑल आउट, जो 2017 में स्टार्ट किया गया था, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस सभी तरह के मिलिटेंट्स, उनके नेटवर्क्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर एक्ट कर रही है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 भी इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट से डील करने में मदद करता है। उसके अलावा ऑपरेशन सद्भावना है, जिसमें इंडियन आर्मी मदद कर रही है लोकल पीपल की जो टेररिज्म से इफेक्टेड है। उन एरिया में हम सोशल इंडाइसिस को इंप्रूव कर सके, जैसे एजुकेशन, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, इन सभी एरिया में कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है। उसके अलावा मिशन पहल, जो 2021 में लॉन्च किया गया था, जहां पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कश्मीरी यूथ के साथ, ताकि हम उन्हें इंकरेज कर सके और वो भी डेवलपमेंट का पार्ट बन सकें। उसके अलावा उनके किसी तरह के मिसट्रस्ट या किसी भी तरह के ग्रीवेंसेस हैं, उनको भी यहाँ पर डील करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा कई एजुकेशनल स्कॉलरशिप और लाइवलीहुड की स्कीम चलाई गई हैं, जैसे उस्ताद, उड़ान, नई मंजिल। इसके अलावा सीआरपीएफ ने एक स्कीम चलाई है जिसमें है आपका वतन को जानो प्रोग्राम। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, जहां पर आप स्पोर्ट्स और सिविक एक्शन पे फोकस कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के यूथ को ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हिमायत योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। आइए अब जान लेते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर किस तरह से टेररिस्ट की हेल्प करते हैं। देखिए, ना केवल ये आपके टेररिज्म के लिए सेफ हाउस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि कई बार मनी लॉन्ड्रर का काम करते हैं या मनी कलेक्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा लोगों में फॉल्स नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो रेडिकलाइज कर सकते हैं यूथ को। उसके अलावा कई बार ये वेपन और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ के साथ हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, और जिसकी वजह से कई बार टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ से निकलकर भाग जाता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।